हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ऋतुचर्या है। ऋतुओं के अनुसार प्राकृतिक स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास 6 ऋतुएं हैं, जिसमें से आता है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसको याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो है शिवग्रीव ने बहुत सहा। तो इसमें देखेंगे शिवग्री ने बहुत सहा। तो शिवग्री बहुत से आ जाएगा वर्षा, ने सहा, सा से शरद और हा से हेमंत हो जाएगा। तो शिवग्री ने बहुत सहा। ये हमारी आ गई ऋतुएं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 6 ऋतुएं हैं। ये 2 अयन में डिवाइड होती है, 3-3 करके। तो ऊपर वाली जो ऋतुएं आती हैं ये आता है आपका उत्तरायण, और जो नीचे की 3 ऋतुएं होती हैं वो होती हैं दक्षिणायन। अब उत्तरायण की जो ऋतुएं होती हैं इसी को हम आदान काल कहते हैं, और नीचे को हम बोलते हैं विसर्ग काल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारतीय मास कैसे, इसमें आगे के भारतीय मास में क्या बताया गया है यहाँ पे। तो शिशिर को बोला जाता है माघ फागुन। तो यहाँ पे शिशिर को माघ, तो हम याद कैसे रखेंगे कि माँ जो होती है वो मतलब माँ को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो माँ को प्रथम स्थान दिया गया है तो हम माघ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माघ और फागुन। तो माघ के साथ फागुन आ जाएगा। फिर हम दूसरे महीने में देखेंगे तो दूसरे महीने में आता है वसंत। अब अगर हमें चैत्र वैशाख नहीं याद आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको याद होता है कि माघ फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आगे का पूरा, बट अगर आपको नहीं याद है तो फिर हमें कुछ ना कुछ ट्रिक या कुछ समझ के याद रखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि वसंत सेकंड महीना है। अब सेकंड महीने में 2 मात्राएं लग रही हैं, 2 मात्राएं वाला जो भी 2 चीज़ें हैं वो सेकंड महीने में ही आ जाएंगी। तो हमें अगर ये सीक्वेंस नहीं भी याद है तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आता है सेकंड महीना वसंत का होता है, इसमें 2 मात्राएं आती, चैत्र हो जाएगा, वैशाख हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रीष्म में। तो ग्रीष्म में देखेंगे तो हमें षटकोण वाला शाह यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रीष्म में। तो हमारे पास ऐसे दो माह जिसमें षटकोण वाला शाह आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ज्येष्ठ और आषाढ़। अभी आपको बाद में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मार्गशीर्ष और पौष में भी तो षटकोण वाला शाह होता है, वो हम आगे क्लियर कर देंगे। तो ग्रीष्म में आ जाएगा आपका ज्येष्ठ और आषाढ़। अभी हमें पता है कि ग्रीष्म में दिन बहुत, मतलब गर्मियों में क्या होते हैं, दिन बहुत बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो ज्येष्ठ का महीना वैसे भी ज्येष्ठ बड़ा होता है, जैसे कि हम नॉर्मली जेठ देवर वगैरह बोलते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका जो जेठ होता है वो बड़ा होता है। तो ज्येष्ठ आषाढ़ हो गया। फिर आता है आपका वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में हम शंकर जी की पूजा करते हैं, तो हम बोलते हैं सावन का महीना चल रहा है। तो सावन भादव, नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं सावन भादव हो गया। तो वर्षा में आ जाएगा आपका सावन को श्रावण बोला गया है, और भादव होता है भाद्रपद। फिर आता है शरद। तो शरद अश्विन कार्तिक। अगर आपको सीक्वेंस से याद है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको ये देखो, शरद भी एक लड़के का नाम हो सकता है, अश्विन भी एक लड़के का नाम होता है, और कार्तिक भी एक लड़के का नाम है। मतलब ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो किसी का नाम हो सकता है, किसी भी लड़के का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा शरद, अश्विन, कार्तिक। फिर आता है हेमंत। हेमंत आता है मार्गशीर्ष और पौष। अब देखो हेमंत में क्या है कि हेमंत जो है ठंड की शुरुआत हो रही है हेमंत में। हेमंत में अर्ली विंटर्स बोला गया है। तो ये अर्ली विंटर्स किसकी शुरुआत है, माघ शीर्ष, किसका शीर्ष मतलब किसमें, किसको मार्ग दे रहा है, हेमंत जो है ठंड की शुरुआत कर रहा है। तो हेमंत में आता है कि हेमंत ने किसको मार्ग दिया, किसको रास्ता दे रहा है, ठंड को शुरुआत दे रहा है, ठंड के लिए एक रास्ता क्रिएट कर रहा है। ठंड की शुरुआत हो रही है, तो ठंड अभी यहाँ पे शीर्ष पे है, तो मार्ग शीर्ष हो जाएगा और पौष हो जाएगा। तो हेमंत में आ जाएगा तुम्हारा माघ शीर्ष और पौष। तो हमारा जो महीने वापस से एक बार हो जाएगा कि माघ फागुन, माह से शुरू करेंगे तो माघ फागुन आ जाएगा। फिर इधर आता है आपका दो मात्राएं वाला चैत्र वैशाख हो जाएगा। फिर आता है तीसरे नंबर में ग्रीष्म में हमने देख लिया कि ज्येष्ठ के साथ आषाढ़ आ जाएगा, षटकोण वाला शाह आ जाएगा। वर्षा में आता है आपका श्रावण, सावन भादव हो जाएगा, तो श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया। शरद में आपका आ जाएगा अश्विन कार्तिक। इसके अलावा हेमंत में आता है ठंड के माह की शुरुआत दे दी, तो मतलब ठंड को एक तरीके से शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा मार्गशीर्ष और पौष।
अब अंग्रेजी महीना देख लेंगे तो अंग्रेजी महीने में आता है, हमें सबको पता होता है कि जनवरी फरवरी से शुरू होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी फरवरी। अब फागुन में देखो, फागुन में फा से शुरू हो रहा है, मतलब फागुन, तो फा से ही फरवरी शुरू कर देना है हमें। हमें ऐसे नहीं करना है कि जनवरी फरवरी फिर यहाँ पे हम मार्च लिख दें, नहीं, जनवरी फरवरी और फरवरी से ही वापस से फागुन शुरू होगा, तो फा से पकड़ लेना फागुन, तो फा से ही फरवरी शुरू करना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फरवरी और मार्च। फिर उसके बाद आता है वसंत, तो वसंत में आता है, अब जनवरी फरवरी तो हमें याद ही है, इसके लिए हमें कोई ट्रिक नहीं बनानी, तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी फरवरी, यहाँ पे मार्च तक आ गया, तो मार्च के साथ अप्रैल आ जाएगा। फिर हमें यही कॉन्सेप्ट रखना है कि जो अप्रैल यहाँ लिखा है तो फिर अप्रैल नीचे भी आएगा, अप्रैल मई, फिर हम इसको नीचे ऐसे एज इट इज़ करते जाएंगे। बस हमारा शिवग्री ने बहुत सहा ये सही होना चाहिए, फिर जो ये भारतीय मास है हमने ये सही लिखना है, बाकी ये तो हमें हमेशा से याद रहता है, तो हम ये सही बैठा लेंगे। उसके बाद आता है सूर्यबल। तो देखो, अब जो ये स्टार्टिंग की जो 3 ऋतुएं होती हैं, इसको हमने बोला उत्तरायण है। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? उत्तरायण का ये मतलब होता है कि अभी जो हमारा जो सूर्य है वो उत्तर दिशा में है। जब सूर्य जो है वो उत्तर दिशा में है, यानी आदान काल चल रहा है, अभी सूर्य का बल बलवान है। जब अगर सूर्य जो है, सूर्य का बल अगर वो बलवान है, तो सूर्य और चंद्रमा तो अपोजिट होते हैं। जब सूर्य दिन में निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है, तो अगर सूर्य जो है वो बलवान है, तो चंद्रमा जो है उसके अपोजिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, शिशिर यानी ठंड है, तो ठंड में सूर्य का बल क्या लिखा हुआ है? पूर्ण लिखा है। लेकिन उसके आगे जब हम देखते हैं तो पूर्णतर और फिर पूर्णतम, मतलब अगर यहाँ पे सूर्य का बल थोड़ा है तो आगे चल के वो और बढ़ेगा, उसके बाद और आगे चल के वो और बल बढ़ेगा, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई। हमें पता है कि गर्मियों में सूर्य का बल सबसे ज़्यादा होता है, गर्मियों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। इस समय हम सब ये चीज़ देख रहे हैं, गर्मियाँ हम झेल चुके हैं, तो हमें पता है कि गर्मियों में सूर्य का बल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके अपोजिट अगर हम चंद्र बल देखेंगे, तो चंद्र बल यहाँ पे कुछ था, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी में सूर्य का बल कम है लेकिन चंद्र का बल ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद जब हम वसंत में आते हैं तो चंद्र का बल थोड़ा कम हुआ, और ग्रीष्म में चंद्र का बल सबसे कम हो जाएगा। फिर जब हम विसर्ग काल में चलते हैं, हमें पता है कि अब ये दक्षिणायन शुरू हो गया है, विसर्ग काल कहते हैं ये 3 ऋतुएं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सूर्य का बल जो है, अब सूर्य का बल यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अभी यहाँ तक सूर्य का बल सबसे मैक्सिमम है, तो अब सूर्य का बल क्या होगा? घटने लगेगा। तो यहाँ पे अब सूर्य का बल थोड़ा घटेगा, फिर और घटेगा और सबसे ज़्यादा घट जाएगा। तो अगर हम इन ऋतुओं में देखेंगे तो अब सूर्य का बल घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा कि चंद्रमा का बल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ठंड की इधर की जब हम लास्ट तक पहुँचेंगे तो ठंड की शुरुआत हो चुकी होगी। हमें पता है कि ठंड में क्या होगा, चंद्रमा का बल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे चंद्रमा का बल सबसे कम हो चुका था, क्षीणतम की अवस्था में था, अब यहाँ पे ये और मतलब क्षीणता में है, तो ये थोड़ा बढ़ेगा। फिर यहाँ पे ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डाउनफॉल में चल रहा है, तो यहाँ ये थोड़ा बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ये और बढ़ेगा, और यहाँ पे अब चंद्रमा का बल जो आ जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी सूर्य का बल और चंद्रमा का बल ये अपोजिट काम करते हैं। आदान काल में सूर्य का बल बढ़ता है, विसर्ग काल में चंद्रमा का बल बढ़ता है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए। फिर हमें ये देखेंगे कि भूमंडल का स्वभाव कैसा है। अब हम ये समझेंगे कि अगर सूर्य का बल ज़्यादा है, सूर्य का बल ज़्यादा है यानी कि जितना भी सूर्य जो है पृथ्वी में जो भी स्नेहांश है उसका शोषण कर ले रहा है, उसको अपनी तरफ खींच ले रहा है। जब पृथ्वी से वो सारा स्नेहांश सूर्य अपनी तरफ खींच लेगा तो वायु हमारी कैसी हो जाएगी? रुक्ष हो जाएगी। और अगर वायु रुक्ष हो जाएगी तो बिल्कुल जैसा सूर्य के साथ चलेगा वही हाल जो होगा हमारा वायु का भी हो जाएगा, कि यहाँ पे जो सूर्य का बल है वो ज़्यादा है तो ये वायु रुक्ष है। अब वसंत में सूर्य का बल और बढ़ेगा तो वायु और रुक्षतर हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि ग्रीष्म में सूर्य अपने मैक्सिमम बल पे होता है, तो जब सूर्य अपने मैक्सिमम बल पे है तो वायु भी एकदम रुक्ष होगी, लू चलती है। जो हम बोलते हैं कि गर्मियों में लू चलती है, वो यही चीज़ है कि वायु जो है एकदम रुक्ष हो चुकी है। फिर जब हम विसर्ग काल की तरफ देखते हैं, अब हम देखेंगे विसर्ग काल में क्या हो रहा है, चंद्रमा का बल जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। चंद्रमा का बल यहाँ थोड़ा बढ़ा तो उसने वायु को क्या किया, चंद्रमा का बल बढ़ा, चंद्रमा शीतल होता है तो वायु की शीतलता में वृद्धि हुई। जब वायु की शीतलता में वृद्धि हुई तो वायु स्निग्ध हो गई। चंद्रमा क्या हो गया, यहाँ पे चंद्र बल बढ़ा, वायु स्निग्ध हुई। चंद्र बल और बढ़ा तो हमने देखा कि वायु स्निग्धतर, मतलब कि वायु और बढ़ गई। फिर जब चंद्र बल अपने मैक्सिमम कंडीशन में है तो वायु पूरी तरीके से कैसा हो गया है, स्निग्ध हो गया है। भूमंडल का स्वभाव भी कैसा हो चुका है, स्निग्ध हो चुका है। अब हम देखते हैं कि द्रव्यों में रस की वृद्धि
रस की अभिवृद्धि। इसमें कैसे समझना है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, उसको याद रख लो। तो यहाँ पे देखते हैं 3 का 2, हमें ये याद रखना है 3 का 2, 3 का 2 हो गया आ ल म, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आ ल म, तो ये हमारे पास ट्रिक क्या हो गई, 3 का 2 आ ल म। तो 3 से आ जाएगा तिक्त, का से कषाय, 2 से आ जाएगा कटु, आ से आल अम्ल, ला से लवण और मा से मधुर। तो हमारे पास जो रस कैसे कैसे बनते हैं वो हमारे को आ गया कि तिक्त होता है शिशिर ऋतु में, वसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर रस की अभिवृद्धि होती है। अब हम देखेंगे कि प्राणियों का बल। तो प्राणियों का बल हमें कैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आदान काल है, आदान काल में जब सूर्य उत्तरायण में है, और जब सूर्य उत्तरायण में है तो यहाँ पे अभी हमें पता है कि स्टार्टिंग में ठंड का महीना है, तो यहाँ पे सूर्य का बल जो है वो पूर्ण है, तो व्यक्ति का बल श्रेष्ठ बल है। लेकिन जैसे ही सूर्य बलवान होता जाएगा तो व्यक्ति के शरीर से सूर्य क्या करेगा, जो व्यक्ति के शरीर से जितना भी स्नेहांश है उसका शोषण कर लेगा, स्निग्धता की कमी कर देगा, शरीर को रुक्ष बना देगा उसका। और अगर किसी व्यक्ति से जैसे स्निग्धता की कमी हो जाए, उसके शरीर से सारा जो स्नेहांश है उसको शोषण कर लिया जाए, तो व्यक्ति का बल कैसा होगा, कम हो जाएगा। तो जो व्यक्ति शिशिर ऋतु में श्रेष्ठ बल में था वही वसंत ऋतु में आते आते मध्यम बल में हो जाएगा, और ग्रीष्म ऋतु में आते आते अल्प बल हो जाएगा। लेकिन जब विसर्ग काल आएगा और चंद्रमा अपने बल को बढ़ाना शुरू करेगा, तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो अब चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का बल बढ़ना शुरू होगा तो यहाँ पे अल्प बल, जब चंद्रमा का बल और बढ़ेगा तो व्यक्ति मध्यम बल में आएगा, और जब चंद्रमा अपने पूर्णतम बल में होगा तो व्यक्ति जो होगा श्रेष्ठ बल में होगा। फिर हम देखते हैं कि दोषों का संचय प्रकोप प्रशमन। जब हम दोषों का संचय प्रकोप प्रशमन देखेंगे तो हमें सिंपल सा ये याद रखना है कि हम काखा गाघा अंगा जब पढ़ते हैं तो का से ही शुरुआत करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि हमने ये लिखा संचय प्रकोप शमन। संचय का मतलब क्या होता है कि इस ऋतु में इस दोष का संचय हो रहा है। कोप का मतलब अब वो अपने फुल फॉर्म में होगा। फुल फॉर्म में का मतलब कि अब वो अपना उससे रिलेटेड जो है वो बीमारियों को उत्पत्ति करेगा। शमन में अब वो दोष का शमन हो चुका होगा। तो हम सबसे पहले का से शुरू करते हैं, तो का, और हमें जब भी लिखना है इसको डायगनल लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है कि इसको आप डायगनल लिखो, ठीक है। तो शिशिर में आ जाएगा कफ का संचय होना, वसंत में कफ का प्रकोप हो जाएगा, और ग्रीष्म में क्या बताया गया है कि कफ का शमन हो गया है। अब एक हमारा दोष का तो बन गया, हमें हमेशा डायगनल लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वात। अब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं, गर्मियों में छुट्टियां हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, आपस में बहुत बातें करते हैं गर्मियों के टाइम पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वात। हमें याद रखना है कि ग्रीष्म से ही हमें वात को शुरुआत करना है। फिर हमें, जैसा हमने आप पहले पढ़ा था कि डायगनल जाना है, तो वैसे यहाँ पे भी हम डायगनल जाएंगे। तो वात वात वात, ये डायगनल लिख दिया। अब हमने देखा कि ग्रीष्म में हमने वात का संचय कराया है, तो वर्षा में क्या हो गया, प्रकोप, और शरद में क्या आ जाएगा, आपका शमन हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही दोष बचा, पित्त। तो तो वात के ही नीचे हमें पित्त लिख देना है। जब हम वात के ही नीचे पित्त लिख देंगे तो फिर इसको, हमारा जो कॉन्सेप्ट वो यही है कि हमें इसको डायगनल ही रखना है। तो ये आ जाएगा, फिर हम डायगनल लिख देंगे, पित्त पित्त पित्त। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्षा में पित्त का संचय हुआ, शरद में हमने उसका प्रकोप देखा, और हेमंत में उसका शमन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा डाउट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।